अनुच्छेद 172 में भी संशोधन किया गया। क्या किया गया? यह नया प्रावधान राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि एवं पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित करता है। 172 में अनुच्छेद 327 में संशोधन किया गया। विधानमंडलों के चुनाव संबंधी प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। एक साथ चुनाव के बारे में अब दिया हुआ है। एक साथ चुनाव के बारे में, एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका, पंचायती चुनाव को एक साथ कराए जाने से है। ऐसा होने से विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। वर्ष भारत में 1951 से 52, 57, 62, 67 में लोकसभा एवं विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव थे। 1968 और 69 में राज्य विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया। एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाले रिपोर्ट्स या आयोग भारत के विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 में आया था। इसके बाद संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग 2002 में आया। संसदीय अस्थायी समिति का रिपोर्ट 2015 में आया। नीति आयोग का वर्किंग पेपर 2017 में आया। एक साथ चुनाव कराने के लिए 4 आयोग आया था। राज्य चुनाव आयोग हाल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्नाटक लेखा रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना स्थानीय सरकार के चुनाव में देरी के प्रमुख कारण हैं। राज्य चुनाव आयोग के बारे में यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों आदि के चुनावों के लिए उत्तरदायी होते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसकी सिफारिश गॉडगिल समिति ने भी की थी। राज्य चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 243 के और 243 ZA पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना, सभी चुनावों का संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 243 के 2 राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त एवं और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा। राज्य चुनाव आयोग के कार्य, इनका कार्य क्या है? नियोजित प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की देखरेख करना, स्थानीय निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करना। क्या SC, ST और OBC के लिए सीटों का आरक्षण करना है।
स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित विवादों का निर्णय लेने का अधिकार है। इन विवादों में उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले में भी शामिल है। स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना चाहिए। परिष्मन आयोग सुर्खियों में क्यों है? किशोर चंद्र छगनलाल राठौर मामला 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिष्मन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने या संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। परिष्मन के बारे में क्या है? परिष्मन यह लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्यों में सीटों की संख्या, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है। परिष्मन कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था का नाम है परिष्मन आयोग। परिष्मन आयोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिष्मन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। भारत में परिष्मन आयोग का गठन 4 बार किया गया है: 1952, 63, 1973 और 2002 में। 1952, 1963 और 1973, 2002 में। यह एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय। परिष्मन आयोग का निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोकसभा, राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का संशोधन की अनुमति नहीं है। परिष्मन आयोग की संरचना। इसकी संरचना कैसी है? अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट से सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त होता है। संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त। 3 इसके हैं: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ईवीएम, वीवीपैट। सुर्खियों में क्यों है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य वाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में डाले गए वोट के वीवीपैट पर्चे के 100% क्रॉस सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। ईवीएम वीवीपैट के बारे में। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। ईवीएम को विकसित किया है किसने? ईवीएम को विकसित करने वाले कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करती हैं। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी उपयोग किया गया था। गोवा विधानसभा चुनाव में 2017 में। 2019 के लोकसभा चुनावों में वीवीपैट्स को पहली बार प्रयोग में लाया गया।
ईवीएम और वीवीपैट का विकास। 1982 ईस्वी में केरल विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 1989 ईस्वी में ईवीएम के उपयोग में अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। तो आम चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया 2004 ईस्वी में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग वाद में वीवीपैट को इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया। 2013 में 2019 में एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य बनाम भारत संघ विद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली में सेगमेंट में 5 ईवीएम का वीवीपैट से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। 2019 में दिया। ईवीएम में निम्नलिखित 3 यूनिट शामिल किया गया है: बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट। बैलेटिंग यूनिट क्या होता है? इसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है। यह 16 बटन वाले कीबोर्ड की तरह कार्य करती हैं। कंट्रोल यूनिट, इसे मास्टर यूनिट भी कहा जाता है। यह मतदान पीठासीन अधिकारी के पास होता है। और है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यह ईवीएम की ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को दिया गया जिसे उसने वोट दिया है। इसे मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने और ईवीएम का उपयोग करके मतदान प्रणाली को सटीकता सुनिश्चित करके मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए लाया गया। ईवीएम और वीवीपैट से क्या लाभ हो सकते हैं? यह बैटरी पर चलता है। बाहर से पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अवैध मत की संभावना नहीं है। यह प्रति मिनट 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता, जिसमें बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगता है। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती है। ईवीएम के गलत तरीके से पूर्व प्रोग्रामिंग करने की कोई संभावना नहीं होती है। आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सुर्खियों में क्या है? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधि को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक रूप से उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद जारी किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के बारे में। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले 1960 ईस्वी में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में की गई थी। यह राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का एक सेट है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों का आचरण नियंत्रित करने हेतु जारी किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के संविधान के अनुच्छेद 324 में अपना प्राधिकार प्राप्त है कि इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों का संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी की शक्ति दी गई है। हालांकि संविधान के
आदर्श आचार संहिता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। आदर्श आचार संहिता किन पर लागू होती है? यह सभी राजनीतिक दल, उनके उम्मीदवार, पोलिंग एजेंट, सत्तारूढ़ सरकार, सभी सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतिबंधित एवं गतिविधि ऐसी कोई नीति, परियोजना या योजना घोषित नहीं किया जा सकता है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सरकारी कोष धन का उपयोग कर विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाता है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी तदर्थ नियुक्ति पर रोक लगाता है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक के आयोजित पर रोक लगा है। चुनाव प्रचार के लिए परिवहन एवं मशीनरी, सरकारी संसाधन का इस्तेमाल पर प्रतिबंध। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद 1997 में सही ठहराया था। उल्लंघन के परिणाम इस संहिता में कोई कानूनी आधार नहीं है। साथ ही उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों की भी कमी है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी तरीके से लागू करने में समस्या आती है। हालांकि कुछ प्रावधान भारतीय नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जैसे कानून में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी उम्मीदवार का चरित्र व्यवहार में झूठा बयान प्रकाशित करने के खिलाफ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123(4) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के अंतर्गत मतदाता पहचान संबंधी जालसाजी या प्रतिरूपण एक चुनावी अपराध है। लोकसभा चुनाव। हाल ही में 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव के बारे में चुनाव प्रणाली। लोकसभा सदस्यों के चुनाव प्रणाली प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसके तहत लोकसभा का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसलिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा की अवधि। आम चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक की तारीख से सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है
और इसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानून के द्वारा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आपातकाल खत्म होने के बाद इसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15 में शामिल भाग 15 में शामिल अनुच्छेद 324 से 329 लोकसभा चुनाव का प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 329 बी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 329 बी का उपयोग किया। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लिया। 329 बी के अनुसार संसद किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए होने वाले चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका प्राधिकरण के समक्ष उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रावधान समुचित विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और उनके अधीन निर्धारित हो। पुट्टास्वामी निर्णय बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नमक्कल निर्वाचन क्षेत्रवाद 1952 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा कर दिए जाने के बाद कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका दायर किए बिना चुनाव की वैधता और चुनौती पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चुनाव याचिका संबंधित राज्य और हाईकोर्ट में दायर की जाती है। ऐसी याचिका पर हाईकोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार होते हैं। इससे जुड़ी अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं। चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित किसी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जाती है। निर्वाचक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिससे चुनाव याचिका संबंधित है। चुनाव में नामांकन हाल ही में एक उम्मीदवार को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया क्योंकि विरोधी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया। चुनाव में नामांकन के बारे में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्तों को परिभाषित किया गया है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 33 में वैध नामांकन के लिए आवश्यक शर्त को परिभाषित किया गया। किसी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिला करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन हम कैसे करें, इसके लिए धारा 33 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का एक प्रस्तावक होना चाहिए। एक प्रस्तावक
निर्दलीय एवं गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार में 10 प्रस्तावक होने चाहिए। मान्यता प्राप्त में 1 और गैर मान्यता प्राप्त या निर्दलीय में 10 प्रस्तावक होने चाहिए। कितने प्रस्तावक? 10 प्रस्तावक होने चाहिए और इसमें 1 प्रस्तावक होने चाहिए मान्यता प्राप्त में। प्रस्तावक उस संबंधित राज्य निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होना चाहिए। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 33 में नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को उन मामलों में निजता का अधिकार है जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है। जिन मामले में उम्मीदवारों के सार्वजनिक जीवन की भूमिका का कोई लेना देना नहीं है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 33 में क्या था? नामांकन किस तरह से होगा उसका। धारा 36 में है नामांकन की जांच का प्रावधान। नामांकन का योग्यता 33 में था। नामांकन की योग्यता किसमें था? नामांकन की योग्यता था 33 में। नामांकन की योग्यता था 33 में और धारा 36 में क्या है? उसका जांच करना, नामांकन की जांच। नामांकन की जांच है, क्या है? जांच है। किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी को उस उम्मीदवार का नाम खारिज करने का अधिकार। यदि उसमें जांच में कोई भी त्रुटि होता है तो इसको खारिज करेगा रिटर्निंग अधिकारी। अब है रीपोलिंग, पुनर्मतदान। रीपोलिंग भारतीय निर्वाचन आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के पुनर्मतदान कराया। ये कैसे कराया? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान का प्रावधान है। ये कब होता है? ये परिस्थिति जिनके तहत पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है। पहली, प्राकृतिक आपदा या हिंसा हो गई हो तो होती है। वोटिंग मशीनों के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के कारण होती हैं। बूथ कैप्चरिंग के कारण चुनाव रद्द करना पड़ता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के मृत्यु के कारण भी फिर से चुनाव करवाना पड़ता है। अब है तो हम लोगों ने देख लिए क्या कि चुनाव किस विधि से होता है। 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में देखिए। साइलेंस पीरियड क्या होता है? लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों के किसी चरण के मतदान दिवस के 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड लागू होते हैं। कितने घंटे? 48 घंटे। साइलेंस पीरियड के बारे में, साइलेंस पीरियड प्रस्ताव मतदान के दिन से कुछ समय पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध है। साइलेंस पीरियड मतदान 48 घंटे पहले शुरू होता है और मतदान समाप्त होने के बाद खत्म होता है। वैसे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में साइलेंस पीरियड का पदनाम उल्लेख नहीं है। साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कुछ प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। धारा 126(1) में है टेलीविज़न या इसी तरह के अन्य डिवाइस का उपयोग करके चुनाव प्रचार या किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगाते हैं। कौन? धारा 126(1) टेलीविज़न या कोई डिवाइस द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक। 126(a) में एग्जिट पोल के आयोजित करने
प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल का परिणाम प्रकाशित करने पर भी रोक लगाती है। एग्जिट पोल पर रोक किसमें लगाती है? 126(1) धारा में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चुनाव से संबंधित कोई ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। 126(1) में है। 126(1) में टेलीविज़न और अन्य डिवाइस पर रोक लगाता है, उसके माध्यम से चुनाव नहीं कर सकते। 126(a) में एग्जिट पोल पर रोक लगाता है। 126(1) में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से संबंधित ओपिनियन प्रदर्शित करने के लिए वो रोक लगाता है 126(b) में। अब एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचक क्षेत्र, एक उम्मीदवार कितने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है? संविधान के चुनाव आयोजित कराने के तरीके को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए इस उम्मीदवार के द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से संबंधित प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की सीमा नहीं की गई थी तय 1996 तक, बल्कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रावधान था और ये 1996 तक चलता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की उपधारा 33(7) यह एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देती है। इस उपधारा कौन सी धारा थी? 33(7) उपधारा। ये उपधारा 1996 में संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम को जोड़ा गया। इससे पहले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु निर्वाचन क्षेत्र की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 70 में यह प्रावधान किया गया कि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट को छोड़कर दूसरे सीटों से त्यागपत्र देना होगा। धारा 70, इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट को छोड़कर दूसरे सीटों से त्यागपत्र देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों में जीतता है तो उसके द्वारा रिक्त की गई सीटों का उपचुनाव आवश्यक है। होम वोटिंग। भारतीय निर्वाचन आयोग 2024 में आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई। आयोग का यह कदम उसके आदर्श वाक्य कोई भी मतदाता पीछे न छूटे का अनुरूप है। होम वोटिंग सुविधा के बारे में, इस सुविधा के अंतर्गत मतदान कर्मचारी सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर में मतदान कराया जाएगा। कौन मतदान कर्मचारी सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता को पूरा ध्यान दें। लाभार्थी कौन होगा? 40% बेंचमार्क संबंधित दिव्यांगता, 40% से ज़्यादा दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति इसके पात्र होंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भी इसके पात्र होंगे। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम। आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी विस्थापित के लिए एक फॉर्म की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। इससे उन्हें मतदान करने में आसानी होगी। आयोग ने SBEET 1 में दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का फैसला किया। आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के मित्र, परिवार, मतदान अधिकारियों को आदि को भी संवेदनशील बनाया जाएगा।
प्रस्तावित बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह प्रवासी मतदाता को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। RVM रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन डाक मतपत्र या डाक द्वारा मतपत्र भेजने की अनुमति देता है। इसमें इसके पात्र होते हैं विशेष मतदाता, सेवा मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता, मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन है। अब है प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है। प्रॉक्सी वोटिंग के तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सेवा मतदाता में ही उपलब्ध है। सर्विसेज वोटिंग यानी सेवा मतदाताओं के लिए सशस्त्र बल के सदस्य को यह सुविधा दी गई है कि उसके बदले कोई और वोट कर सके। वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत हैं वो इस सुविधा के लाभ उठा सकते हैं। किसी राज्य के पुलिस का ऐसा सदस्य जो उस राज्य से बाहर सेवा प्रदान कर रहा हो वो उठा सकते हैं। उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू है वो भी इस वोटिंग का लाभ उठा सकता है। फॉर्म 17C क्या है। फॉर्म 17C यह निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह स्पष्टीकरण दिया। निर्वाचन नियम फॉर्म 17C को डेटा मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने की अनुमति देती हैं। अनुमति नहीं देती। फॉर्म 17C निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत निर्देश के साथ संबंध है। इसका प्रथम भाग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक मतदान केंद्र के लिए निर्धारित पात्र मतदाताओं की जानकारी देता है। मतदाता के रजिस्टर में निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी देता है। ऐसे मतदाता जिन्हें अपने मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया। ऐसे मतदाता जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई। इसके दूसरे भाग में के बारे में निम्नलिखित जानकारी। प्रत्याशी का नाम तथा प्रत्याशी का प्राप्त कुल मत का भी जानकारी फॉर्म 17C देता है। अब है ब्रेल साइनेज। पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 967 मतदान केंद्रों पर EVM में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनिंग प्रदान करेगा। यह कहाँ हुआ ब्रेल साइनेज? पुडुचेरी में। यह कदम दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन मतदाताओं को स्वतंत्र एवं गोपनीय रूप से मताधिकार का उपयोग करने में मदद करेगा। हालांकि यदि ऐसे मतदाता चाहे तो अपने साथ सहायता के लिए किसी व्यक्ति को ला सकता है। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के 49N में यह प्रावधान दिया गया है। ब्रेल साइनेज कहाँ हुआ? पुडुचेरी में। इसके लिए दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन लोगों के लिए हुआ। ठीक है, दृष्टिहीन लोग। कौन सा अधिनियम?
1961 का 49 एन अधिनियम कहाँ हुआ? पुडुचेरी में। चलिए अब नेक्स्ट। संसद और राज्य विधानमंडल की संसद राज्य विधानमंडल या स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली क्या है? फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल सुर्खियों में क्यों है? इंटरनल इमरजेंसी सुर्खियों में क्यों है? वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए। ज्ञात है कि 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपातकाल क्या है? भारत में आपातकाल के दौरान ज़्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग 18 के तहत 352 से 360 में उल्लेखित हैं। इन प्रावधानों में शामिल करने के पीछे औचित्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। क्या क्या है? संप्रभुता, एकता और अखंडता की व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के प्रकार। आपातकाल के 3 प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण, बाह्य आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल इसको कहते हैं। 352 में 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय स्थिरता के समक्ष खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लागू होता है। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया। अनुमोदन। आपातकाल की उद्घोषणा 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अवधि। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने की तिथि 6 महीने तक लागू रहता है। राष्ट्रीय इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन 1978 में द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आपातकाल को मंजूरी देने या जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 का बहुमत हो। विशेष बहुमत में कुल सदस्य का 50% से अधिक, जैसे कुल सदस्य विधानसभा में 243 हैं, तो इसका 50% से अधिक, 50% से अधिक हो या उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 हो। कितना हो? 2/3 हो कम से कम। विशेष परिस्थिति बहुमत में। विशेष परिस्थिति यदि 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है
तो आपातकाल की स्थिति आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती है। यदि 6 महीना की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल की स्थिति आगे जारी रखने की अनुमति नहीं मिल पाती है। तो इस उद्घोषणा की वैधता लोकसभा को पुनर्गठन के बाद उसके पहली बैठक 30 दिनों तक बनी रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा में इसे जारी करने के रखने की मंजूरी दे दी जाती है। आपातकाल का निरसन कैसे होता है? राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को रद्द कर सकते हैं। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित प्राप्त होना आवश्यक है। आंतरिक आपातकाल में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संवैधानिक परिवर्तन किए। लिखित अनुमोदन। लिखित अनुमोदन क्या है? आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर की जाती है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहेंगे। लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 83 और 172वें संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल है, उसको 172वें संविधान संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 275 को हटाना। अनुच्छेद 275(a) को हटाना। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था के किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ की किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बलों को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशय और विवाद की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी तथा उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। न्यायिक समीक्षा 275(a) में न्यायिक समीक्षा में दल बदल विरोधी कानून। सुर्खियों में कौन? सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची को संवैधानिकता की चुनौती देने वाली एक रीट याचिका खारिज कर दी है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल विरोधी कानून में उन विधि निर्माताओं को आयोग ठहराने का प्रावधान किया गया है जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल के सदस्यता छोड़ देते हैं। कोई राजनीतिक दल अपने टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और फिर निर्वाचन होने के बाद स्वेच्छा से अपना टिकट दल से सदस्यता छोड़ देते हैं। इसे दल बदल विरोधी कानून।
52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। दल बदल में उत्पन्न होने वाली अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। कौन करता है? सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। दल बदल से संबंधित अयोग्यता का आधार निम्नलिखित आधार पर समाप्त कर दी जाती है उसकी सदस्यता। कौन कौन सा आधार? यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सदन में अपने राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विपरीत और दल के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इस तरह के कृत्य को उस दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य हैं और चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा तो भी वह क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वह अयोग्य हो जाता है। दल बदल के अपवाद भी। दल बदल कानून किसी राजनीतिक पक्ष को किसी अन्य दल में उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। कितने तिहाई? 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष और या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। पद छोड़ने के बाद वह फिर से उस दल में शामिल भी हो सकता है। क्या है? यदि कोई लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और फिर से वह उस दल में शामिल भी हो सकता है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल विरोधी मामले का निर्णय समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। 10वीं अनुसूची की महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की होलोहन बनाम जाचिल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। किसम मेघचंद सिंह वाद 2020 में यह मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। किसम मेघचंद सिंह वाद 2020 में आया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुर्खियों में क्यों है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुर्खियों में क्यों है? भारत के किसी विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली के स्थान पर अनुपातिक प्रणाली प्रतिनिधित्व के विचार पर मत प्रकट किया। ये क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और अनुपातिक प्रणाली। भौगोलिक इकाई में क्या है? इसमें देश की छोटी भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। अनुपातिक में क्या होता है? बड़े भौगोलिक क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है। पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। प्रतिनिधित्व में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है।
एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया, मतदान मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है। मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकता है। सीट वितरण, किसी भी दल की विधायिका में वोटों के सीट 50% +1 वोट मिले तो वो जीत जाते हैं। प्रत्येक दल को प्राप्त वोट के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका की सीटें मिलती हैं। इस तरह के जो है फर्स्ट वाल कौन सी, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, भारत में है। लेकिन अनुपातिक प्रणाली इजराइल और नीदरलैंड में है। चिंताएं क्यों हैं? इसमें चिंताएं राजनीतिक दलों का वोट शेयर की तुलना में अधिक और प्रतिनिधित्व कम प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक या छोटे दलों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता। इसमें छोटे दलों की खंडित विधायिका को जन्म दे सकती हैं। संसदीय लोकतंत्र में कम स्थिर गठबंधन सरकार हो सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के प्रकार क्या हैं? अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली या पार्टी लिस्टम प्रणाली और मिश्रित अनुपातिक प्रणाली। संसदीय समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए गए हैं। संसदीय समिति के बारे में, इसका तात्पर्य ऐसी समिति से है जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हैं। संसदीय समिति अध्यक्ष द्वारा नामित होती हैं, जो अध्यक्ष के दिशा निर्देश में कार्य करती हैं। ये सदन या अध्यक्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इन समितियों के लिए सचिवालयी व्यवस्था लोक व्यवस्था सचिवालय द्वारा की जाती है। यह समिति, संसदीय समिति का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। वो अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 118 द्वारा प्राप्त करती है। संसदीय समिति अनुच्छेद 105, 118। 105 में क्या है? संसदों को विशेषाधिकार दिया जाता है। 105 में, 118 में क्या है? अनुच्छेद में संसद को अपनी प्रक्रिया, कार्य संचालन और विनियमन करने का नियम दिया जाता है। 118 में संसदीय समिति के दो समिति हैं, एक तदर्थ समिति और दूसरा अस्थायी समिति। इस विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसका गठन होता है, ये विघटित हो जाती हैं। लेकिन ये अस्थायी समिति एवं नियमित समिति, यह समय समय पर इनका गठन किया जाता है। तदर्थ समिति कहाँ होता है? रेलवे कन्वेंशन समिति में, संसद भवन परिसर में तदर्थ समिति। जबकि वित्तीय समिति अस्थायी समिति है, विभागों से समिति अस्थायी समिति है। हाल ही में सुर्खियों रही समितियों का विवरण। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के। इसका कार्य होता है भारत सरकार का राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना। प्राक्कलन समिति पहली बार गठन 1950 में, लोकसभा के 30 सदस्य नामित होते हैं। इसका कार्य प्रशासन की दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव है। यह समिति एक जांच करती है कि प्राक्कलन अंतर्निहित नीति के सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं किया गया है। एक होता है संसदीय राजभाषा समिति। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति संसदीय राजभाषा समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में, इसका गठन राजभाषा अधिनियम 1963
के धारा 4 के अंतर्गत 1976 ईस्वी में किया गया। इस अधिनियम में सरकारी प्रयोजन के लिए हिंदी को अपनाने का बंद किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम को लागू होने के 10 वर्ष बाद राजभाषा समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। सदस्यता 30, इसमें इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा का और 10 राज्यसभा का। इसका चयन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। इसका कार्य होता है राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना और राष्ट्रपति के समक्ष उसकी प्रस्तुति सिफारिश करना। राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति। राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति में सदन के कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 12 विपक्षी संसद को कदाचार का दोषी पाया गया। राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति के बारे में यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन की जांच और इससे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को अपने कार्यों की कार्यकुशलता संपन्न करने के लिए कुछ विशेषाधिकार नियुक्त किए जाते हैं। इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति नामित करता है। वही लोकसभा का विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष इसमें नामित करते हैं। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। इसकी नियुक्ति सभापति द्वारा की जाती है। कैबिनेट समिति केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल समिति के बारे में ये समितियां संविधानेतर प्रकृति की हैं, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ये समितियां भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों के निर्णय लेने में मदद करने के लिए सीमित प्रणाली का उपयोग करती हैं। राजनीतिक मामलों की सीमित, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती हैं। इनमें आमतौर पर कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों को सदस्यता से नहीं रोका जाता है। संसद का सचिवालय। भारतीय संसद के गठन 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय संसद का गठन में 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं और परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 98 संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालयी स्टाफ होगा। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालयी कर्मचारी की भर्ती और नियुक्ति तथा इनकी सेवाओं के शर्त को भी नियमित कर सकती हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों का सृजन को भी अनुमति देता है। अनुच्छेद 187। इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। हालांकि लोकसभा में सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहा जाता है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। वर्ष 1954 ईस्वी में दोनों सचिवालयों का नाम बदलकर
क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया। दोनों सदनों का सचिवालय का क्रियात्मक आधार 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक सेवा और सब 10 रिपोर्टिंग सेवा आदि शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालय में नए पद सृजित कर सकते हैं। हालांकि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व परामर्श करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष है। हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वां स्थान पर रखा गया है, जबकि लोकसभा राज्यसभा के महासचिव को 23वें स्थान पर रखा गया है। सचिवालय के कार्य। संसद के सदनों का प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालयी सहायता उपलब्ध करना, इसके बाद विभिन्न संसदीय समिति को सचिवालयी सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना, अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रकाशित करना, वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान करना, महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देना, सदनों के प्रतिदिन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना। सचिवालयों की संरचना। लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा के महासचिव होते हैं। भर्ती एवं सेवा की शर्त। लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा की शर्त अधिनियम 1955 द्वारा शासित हैं। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से प्रख्यापित किया है। अब है राज्यसभा सचिवालय। राज्यसभा सभापति राज्यसभा के सचिवालय समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख महासचिव राज्यसभा में सचिवालय सेवा भर्ती और सेवा की शर्त 1957 द्वारा शासित। इन नियमों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में परामर्श के प्रति। अब देखिए, इसमें लोकसभा सचिवालय में कौन सा नियम 1955 का नियम, और इसमें कौन सा नियम है